अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जनाब फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया और भारत के बाद न्यूजीलैंड ने फाइनल में जो है क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमें अब इतवार को ट्रॉफी के लिए जो है मैदान में उतरेंगी। कल न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को जो है शिकस्त दी और एक ऐसा मैच जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने शायद पहले बैटिंग करते हुए जितना टोटल बनाया था वहीं अपनी जीत की बुनियाद रख ली थी। 50 रन से न्यूजीलैंड ज़रूर जीता, लेकिन आखिर के जो बहुत सारे रन हैं, डेविड मिलर की शानदार सेंचुरी, एक बार फिर वो नॉकआउट मैच में अकेले ही खड़े दिखाई दिए, लेकिन उससे बहुत पहले ये मैच खत्म हो चुका था। इस मैच पर तफसीली बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, जो हम कल बात कर रहे थे हमारे शो के अभी शुरू हुआ था, लेकिन लग रहा था न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। 363 जो टारगेट दे देते हैं नॉकआउट मैच में, आप अपना बहुत सारा काम पहले ही कर लेते हैं और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका ने कोशिश ज़रूर की लेकिन बहुत पीछे रह गए और 363 वाज अ ह्यूज टोटल। इट वॉज अ ह्यूज टोटल एंड इन ए नॉकआउट गेम लाइक यू सेड कि बहुत मुश्किल होता है। और फिर आपके पास अगर सेंटिनर जैसे बॉलर हो मिडिल में और जो इतना कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है 363 चेस कर जाना। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें, शुरू में रिकल्टन का जल्दी आउट हो जाना, जो वो एक प्लेयर थे जो तेज़ रन करते थे ऊपर से। फिर बवूमा ने जो इनिंग खेली वो एक पाकिस्तानी प्लेयर की तरह की इनिंग थी कि 70 पे 50 किए, तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर आया। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी गलती जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने की वो सेंटिनर जैसे बॉलर पे अटैक करना। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे, ऑफ कैमरा आप भी यही कह रहे थे कि 4 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी है, उस बॉलर को आप क्या मारेंगे। तो उसको अगर वो देवर इन द गेम, अगर आप 25 ओवर तक देवर इन द गेम, 150 रन कोई उनके थे और न्यूजीलैंड के साथ नेक टू नेक चल रहे थे। लेकिन जहां उन्होंने सेंटिनर के अगेंस्ट वो चार्ज लेना शुरू किया वहां उनकी विकेटें गिरती गई और जब वंस द विकेट्स आर फॉलिंग इन द मिडिल तो आपके लिए 363 चेस करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हालांकि ये वो पिच थी जहां 67 बॉल्स पे मिलर ने 100 किए हैं, बिल्कुल, तो रन बन सकते थे, लेकिन गलत बॉलर को टारगेट किया इन्होंने। आपको लगता है फैसल ऐसा कि एक तो पहले 15-20 ओवर में वो जो एक बहुत फ्लैम्पॉइंट अप्रोच होनी चाहिए थी ताकि आप अपने मिड ऑर्डर से बहुत पहले काम कर लेते, आप इन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ दी उनके लिए, हुमा ने और इसी तरह जो उनके साथ खेल रहे थे मार्करम वगैरह। दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ है इस टूर्नामेंट से पहले भी कि जो मिलर हैं या जो क्लासन हैं इनके नंबर बहुत नीचे तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं इनको जितनी शायद बॉल्स मिले, जितना टाइम मिले, ये उतना मैच को कंट्रोल करते। तो ये क्लासन अगर आप देखें लिटरली उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में शॉट खेली क्योंकि वो उन पर आते ही प्रेशर था कि आपने आते ही मारना है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे या तो किसी को पिंच हिटर बैठते हैं, जैसे या मार्को यंसन हो सकते थे या कोई भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स कर सकता था साउथ अफ्रीका का। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। एक तो वही रिकल्टन की जो मैंने बात की, अगर वो खेलते 10 ओवर में तो वो प्रेशर लेते और वो रन्स जल्दी करते। बवूमा के होने की वजह से ये हुआ कि रन्स कम आए। और आपकी बात सही है कि इन पे प्रेशर था, लेकिन अगेन ये उस तरह की पिच थी जहाँ आप आखिरी 10 ओवर में जो है 10-11 के स्ट्राइक रेट से जा सकते थे। जिस वक्त आपके क्लासन आउट हुए उस वक्त आपके 9.5 8.5 के रन रेट चाहिए था। तो अगर वो सी ऑफ करते इनके स्पिनर्स को और पेसर्स तक थोड़ा सा वेट करते तो शायद ये डिफरेंट हो जाता। सो थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग दिखी मुझे क्लासन की तरफ से और बाकी प्लेयर्स की तरफ से। इवन मार्करम भी ऐसा लगा कि वो कंप्लीटली फिट नहीं है। और ये सारा एक मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम फटीक थी, जो उनका जेट लैग चल रहा है ना, कि वो दुबई बिला वजह गए फिर वो वापस आए हैं फौरी तौर पे। तो ये जो सारी चीज़ें आप मुझे क्रिक इन्फो का जो आर्टिकल दिखा रहे थे, बिल्कुल वो बड़ा इम्पैक्ट किया है। मतलब वो जो फटीग थे ना साउथ अफ्रीकन, वो दिखा उनकी बैटिंग में कल। और अनफॉर्चुनेट है कि एक अच्छी साइड जो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर आप पूरा जायजा लेना साउथ अफ्रीका के इस टूर्नामेंट का, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 1 साइडेड मैच जीता, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 1 साइडेड मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया से इनका वॉश आउट हो गया। तो दे डिड नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन इन द टूर्नामेंट। टफ मैचेस नहीं मिले। न्यूजीलैंड को आप देखें, उनके मैचेस ऐसे थे जहां उनको एक मैच हारे भी, तो वहां बंदा सीखता है टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन साउथ अफ्रीका का बैड लक रहा कि एक बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैच में वो फॉल्टर कर गए वंस अगेन। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका की। फैसल जो है ना, इससे पहले हारती नहीं है, तो वो चौकर्स वाला टैग, अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट एक मरतबा फिर वही हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कल के मैच को, क्या इस मैच की जो टॉस फैक्टर था, जो न्यूजीलैंड ने जीत के टॉस बैटिंग की, फिर उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भी की, रविचंद्र रविंद्रा की सेंचुरी थी, केन विलियमसन का 100 पे नीचे आज 10 ओवर में 110 रन बना दिए, या आपको लगता है वो जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो जो एक सेमीफाइनल नॉकआउट की लेगेसी है इनकी, वो कहीं ना कहीं इनके जहन में कल भी चल रही थी और वही चीज़ इनको क्रम्बल करा गई? यार मुझे लगता है कि दे हैव अ वेरी वीक कैप्टन राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आपका कप्तान जो है ना, वो इस तरह के मैचेस में, अब आप देखें सेंटिनर जो मैं बात कर रहा हूँ, 25वें ओवर पे अगर आप खड़े होते हैं ना, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका इज द फेवरेट टीम टू विन द मैच। उस वक्त सिर्फ उनके 2 आउट थे, बिल्कुल। फिर बवूमा आउट हुए, फिर उसके बाद विकेटें गिरना शुरू हुई। सो मुझे लगता है कि कप्तानी जो है ना, वो
साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी वीक है। हमने 2000 ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था उसमें भी फाइनल में हम देखा था कि मार्को यानसन को रन पड़ रहे थे बिल्कुल। और वो उसको लेके आए। हमने देखा कि अक्षर पटेल के अगेंस्ट में गलत बॉलर्स को उन्होंने प्लेस किया, तो वो भी फाइनल वो हारे थे। उधर भी कप्तानी मुझे वीक लगी थी, यहाँ पे भी मुझे लगा कि कप्तानी थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की वीक थी। जब आपको रन पड़ रहे थे, दे डिड नॉट हैव एनी प्लान्स कि किस तरह उनको रचिंदर रविंद्रा को संभालना है, किस तरह उनको केन विलियमसन को आउट करना है। ऊपर के 2 प्लेयर जब आपकी सेंचुरी कर जाए, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हुआ था, बिल्कुल, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस मैच से बाहर आना। चलिए हम इस पे बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी हमने इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान में कल इख्तिताम हो गया, बड़ा फीका था, और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। लेकिन 71 गेंदों पे 56 रन बनाए बमूमा ने। आई थिंक ये इनिंग जो है, चूँकि 66 पे 69 तो वजन डूसन आ गोइंग ओके, पर जो बमूमा की इनिंग थी उन्होंने बाद में कैचअप करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा लेफ्ट कर दिया। और उसके साथ साथ जैसे आपने रिकल्टन की बात की कि 12 पे 17 बना के अच्छा स्टार्ट भी किया था, बट बमूमा इनिंग आई थिंक उसने साउथ अफ्रीका को काफ़ी हर्ट किया। एग्जैक्टली, मैंने आपको शुरू में यही कहा कि बबूमा की जो कैप्टन वो भी एज ए कैप्टन, और फिर ये है कि अगर आप जैसे विलियमसन का है, अगर वो शुरू में बॉल्स लेते हैं तो फिर वो उसको कवर अप करते हैं। व्हेन दे एंड अप तो वो 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट पे खत्म करते हैं। पाकिस्तान का जो इशू रहा है ना, मुझे बड़ा सिमिलर तरह का इशू कल लगा साउथ अफ्रीका की बैटिंग में, कि शुरू में बहुत सारी बॉल्स कंज्यूम हुई जिसकी वजह से, और आप 350 363 चेस कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज टारगेट टू चेस। ठीक है जी, इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल की बात कर लेते हैं, जो कि वक्त थोड़ा हमारे पास फिर कम है, और 2-3 और टॉपिक भी जेसन गिलिस्पी के एक पोस्ट ने भी तहलका मचाया हुआ है। वैसे नाउ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस बहस पर हम आएंगे, उसको समेटेंगे आखिरी पार्ट में कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, उसमें ट्रैवलिंग फैक्टर भी आ जाएगा। बट न्यूजीलैंड खेल कर आया दुबई में, हम यही बात कल कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका तो खेला ही नहीं, तो उस लिहाज से शायद एक बड़ी कंपेटिटिव टीम पहुंची है, एक ऐसी टीम जिसने 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल रहा, जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रहा, अभी हाल ही अरसे में 3-0 से टेस्ट सीरीज मार कर आया। उसमें भी आपको याद है मिचेल सार्टनर की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी, एजाज पटेल की भी। सो एक बहुत, ये हम कह सकते हैं कि उस रिगार्डलेस के क्या शेड्यूलिंग थी क्या थी, पर टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें ही जो है वो फाइनल में पहुंची हैं। For New Zealand, your statements are completely correct. कि they are one of the best teams in the tournament. लेकिन for India, they have not been tested. I mean, उन्होंने, अगर आप देखें कराची और लाहौर की भी पिच को देखें, बड़ा फर्क है। उसमें आपको समझना पड़ता है कि वहाँ पे इंडिया को एक ही अप्रोच के साथ खेलना पड़ा है। और आपने मुझे डेविड मिलर ने जो क्रिकेट इन्फो पे लिखा है, उसको अगर आप पढ़ें, वो भी ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को हमें सपोर्ट। फैसल भाई, अगर आप क्रिकेटर हैं और आपने भी सेंचुरी बनाई और आपसे कोई पूछे कि आप किस टीम को करेंगे और आप मौके की तलाश में थे एकदम से, आपने कहा मैं भाई वेरी ऑनेस्ट, मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। हालांकि यूजुअली क्रिकेटर ये नहीं कहते, वो कहते हैं मे द बेस्ट टीम विन। इंडिया पाकिस्तान में तो चले फिर चलता होगा। ये क्या इंडिकेट करता है? हाँ, जबकि वो आईपीएल खेलने भी जा रहे हैं अभी, ये क्या इंडिकेट करता है? पीपल फ्रस्ट्रेट, खिलाड़ी, बल्कि हमारा तो चले कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं, खिलाड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वो क्या देख रहे थे कि इंडिया के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। वो होते हैं जी, हम मैच खेलते अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी हमने, और फिर 12 घंटे बाद हम लाहौर वापस आए थे, जो कि हमने वहाँ से ही फाइनल खेलना था। क्या हमने पाया है बतौर क्रिकेट इस टूर्नामेंट से? प्रॉब्लम इज कि इट्स नॉट इक्वल कंपटीशन। सही है, एक एथलीट को ट्रैवल करना है एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे सिटी से दूसरे मुल्क, सही, दूसरे एथलीट को एक ही जगह बैठ के मैचेस खेलने हैं, सही है, और एक पूरी सिर्फ इसलिए ट्रैवल करिए कि हो सकता है कि उनको खेलना पड़ जाए, एंड दे इवेंचुअली डू नॉट प्ले ओवर देयर, उसके बगैर वो वापस आते हैं। और जिस तरह के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह का स्केड्यूल उन्होंने शेयर किया है, जिस तरह उनको रात में ट्रैवल करना है फिर सुबह ट्रैवल करना है, तो फटीग हो गए। पूरी खुल के उन्होंने बात बताई है, इसकी क्या इंडिकेट करता है कि वो कहना चाहते थे भाई। एक बात है फॉरेन प्लेयर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो सच बोलते हैं चाहे उनको बाद में कुछ फेस करना पड़े। हालांकि देखिए डेविड मिलर जो है वो आईपीएल के वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स में से हैं, स्टार्स में से, और वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू से इट, एंड दे इज सेइंग इट, एंड व्हेन यू हियर इट, व्हेन यू रीड इट, तो आपको समझ में आता है। उन्होंने जो कहा है ना फैसल, मैं कहता हूँ उनका काम आसान हो गया, क्योंकि ये सब फैक्ट थे, उन्होंने वही बताया जो हुआ है, तो उनको कुछ ज़्यादा एग्जैचुरेट नहीं पड़ना पड़ा। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जेसन गिलिस्पी का एक बयान है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो बड़ा वायरल हुआ है। दूसरा, फिर इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान ने क्या पाया, ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो फैसल 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ, और बड़ी मशहूर बात एक फैली हुई है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ, कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुँच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हाउ यू रीकैप दिस? और इसमें एक और पॉइंट, हम इंडिया न्यूजीलैंड से पहले खेलते हैं तो होस्ट, बांग्लादेश से पहले भारत खेल लेता है, तो शेड्यूलिंग जो भी हुई बतौर होस्ट हमने कोई, मैं नहीं कह रहा कोई हम मतलब कहते हैं ना कोई अननेसेसरी फ़ायदा उठाते, बट हमने क्या कोई स्मार्ट फ़ायदा भी उठाया?
देखिए मेरे ख्याल में हम जो भी चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स होते हैं या आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारी सिलेक्शन से लेके हम उस टूर्नामेंट में किस तरह मैचेस खेलेंगे, हमारी टीम को कितना ट्रैवल एडमिनिस्ट्रेटिवली या लॉजिस्टिकल चीज़ों की को लेते हुए हम कोई हमारी प्लानिंग नहीं होती, ना ही हमारी टीम की कोई प्लानिंग थी। हम उधर भी कंप्लेसेंट थे कि कोई भी प्लेइंग 11 हम खेल लेंगे, कौन सी कंडीशन में कौन से बॉलर्स होंगे हमें नहीं पता क्विक था। वर्ड, सबसे आखिर में टीम भी इसलिए हमने अनाउंस किया, हमें पता ही नहीं था हम क्या करने वाले हैं। एग्जैक्टली और कहते हैं कि टीम की अनाउंसमेंट होने के बाद भी जो क्रिटिसिज्म हो रहा था उस पर भी एक रीथिंकिंग के लिए टाइम दिया गया था, उसमें भी कोई रीथिंक नहीं किया। तो ये इन सारी चीज़ों को लेते हुए भी हमने अपनी ना टीम को सही किया। अब आप देखिए लाहौर में जो मैचेस वॉश आउट हुए उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ। हम एक चीज़ कह सकते हैं कि हाँ यार, पूरी दुनिया ने ये देखा कि टूर्नामेंट आपने सही अरेंज कर लिया। आगे के लिए केस बन गया, आगे के लिए हमारे लिए बनता है, बिल्कुल बनता है। जिस तरह की सिक्योरिटी प्लेयर्स को किसी प्लेयर ने कोई कंप्लेन नहीं किया, विच इज़ अ गुड साइन। बट अगेन हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। और रैपिंग अप दिस, क्या 2026 में पाकिस्तान को वो सब मिलेगा जो भारत ने इसमें उठाया कि हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेल रहे होंगे? क्या एक ही वेन्यू मिलेगा? भारत पाकिस्तान का मैच क्या श्रीलंका में कोलंबो में होगा? और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में अल्लाह करे पहुंचता है तो क्या भारत पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के खेलने आएगा? क्या कोई इस पे यकीन करेगा? इस पर कभी भी नहीं होगा सर। मैं आपको बताऊं, जितने आप आईसीसी कहता है कि जितने आपके पुराने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो सिर्फ भारत की तारीफें करते हैं और सिर्फ वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। आप यकीन करें, उधर से आते हैं ना, जिस वक्त टूर्नामेंट आपका बड़ा मेजर आने वाला होगा ना, ये आपके सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, बड़े से बड़े नाम, वो सब यही कहेंगे यार पाकिस्तान को जाके इंडिया में खेलना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। और प्लेयर्स तो दो पैरों से भाग रहे होंगे कि भाई हमें जाना है वहाँ पे इंडिया खेलने के लिए। तो ये सिर्फ इस वक्त के लिए था कि जब इंडिया को बाहर खेलना था तो वो हो गया। जब पाकिस्तान की बारी आएगी ऐसा कोई फेवर नहीं मिलेगा। चलिए इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल पे क्योंकि भी दिन बाकी है, उस पर तो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक बयान है जैसे गिलिस्पी, पाकिस्तान के साबिक कोच, उन्होंने कल एक पोस्ट जिस पे लिखा था, आकिब जावेद कह रहे हैं कि भाई बहुत चेंजेस जो होती है ना उससे हमारी क्रिकेट का ये हाल हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि आकिब जावेद साहब तो खुद उस चेंज का हिस्सा थे। मेरे और गैरी के हवाले से इन्होंने मिसकम्युनिकेशन जो भी उन्होंने वर्ड यूज़ किया, फिर वो कहते हैं कि ये बेसिकली पीछे सारा कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से हमें बाहर निकाला गया। और उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता बिकॉज वो आई थिंक इतना अच्छा वर्ड नहीं टीवी के लिहाज से। बट फैसल अगेन एक गैर मुल्की कोच पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान के सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है, फिर दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में? सर देखिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम जब 2019 में 50 ओवर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकले थे, वो हम नेट रन रेट की वजह से बाहर निकले। और एक मैच वॉश आउट हुआ था मुझे आज तक याद है। जी, उसमें जो मिकी आर्थर को सैक किया था, उनके अगेंस्ट जो लॉबी चली थी वही लॉबी जो है वो इन प्लेस आई थी मिकी आर्थर के जाने के बाद। जी। तो ये पिछले 10 सालों से यही होता चला आ रहा है। सो वो ये तो देखें जो इंटरनेशनल कोचेस आपके यहाँ पे आते हैं, एटलीस्ट उनके स्टेटमेंट से लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में होता क्या है। सीरियस लेते हैं सर उनकी, और वो उसको सीरियस लेते हैं। न्यूट्रल है ना वो। एग्जैक्टली, वरना तो हम तो बोल बोल के थक जाते हैं क्योंकि हमें बाहर से भी दिख रहा होता है कि कितना प्रोफेशनलिज्म है, कौन सा बंदा राइट मैन फॉर द राइट जॉब है या नहीं है, वो हमें दिख रहा होता है। ठीक है, आखिर में फैसल ये जो सिनेरियो बना है आखिर में जो जैसे गिलिस्पी वाली बात के बाद इतना वायरल हुआ है, कभी वो गैर मुल्की कोच दोबारा पाकिस्तान आना चाहेगा? देखिए पाकिस्तान अगेन अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो होगा, लेकिन रीस्टोर करना पड़ेगा ना, रीस्टोर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करेक्ट सही करनी पड़ेंगी एब्सोल्युटली, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया फैसल। इंशाल्लाह कल वाले शो में फिर इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल को एनालिसिस करेंगे, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आज डिस्कस किए, कल भी करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।